इसके लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज किया गया होता है। इसका कुछ इस तरह से फिगर बनाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ऊपर में स्टार्ट होने के बाद हमारा एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसमें केस 1 स्टेटमेंट होगा, केस 2, केस 3, इस तरह से जितने केस होंगे हमारे, मान लीजिए वीक्स में हमने बताया तो वीक्स में 7 केस होते हैं तो 7 बताइएगा। तो फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंडीशन स्टेटमेंट में आप लोग याद रख लीजिएगा 3 टाइप के होते हैं, इफ, एल्स और स्विच। तीनों के बारे में बता दिया, ठीक है, तीनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। पहला जो होता है इफ स्टेटमेंट, और दूसरा हमारा इफ एल्स होता है, और तीसरा जो हमारा होता है स्विच। तो एक बार फिर से बताना चाहेंगे, इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि एक बार हमारा एग्जीक्यूट होता है, यानी ट्रू जब होता है, ये ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा। और इसमें क्या होता है कि कंडीशन 2 स्टेटमेंट चलते हैं, अगर ट्रू हुआ तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। इसमें स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर हम लोग को कोई भी लगातार कोई चीज़ प्रिंट कराने हैं, ठीक है, कोई लंबी लाइन प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए लूप स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो आई होप कितना आप लोग को समझ में आना है, एक बार कमेंट करके नीचे बताएंगे सभी। इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लैडर इफ एल्स, नहीं ये रुपेश कुमार ये हो सकता है नहीं पूछे, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, ये इसके बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर है तो ये सब इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो स्टेटमेंट है हम लास्ट में पीछे बता दें कि क्या एक्स्ट्रा है, क्या पूछा जा सकता है, जो पूछा जा सकता है उसी के बारे में हमने बताया। तो रुपेश कुमार जी जो हम पढ़ा रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है, इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो बहुत ही कम है पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और मिस्टर हैकर ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास जो है चलेगी, बट अभी नहीं चलेगी, रात को चलेगी 9 बजे के बाद। अब हम समझेंगे लूप स्टेटमेंट के बारे में क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। लूप स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। लूप स्टेटमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं कि लूप स्टेटमेंट के द्वारा हम किसी एक स्टेटमेंट या बहुत सारी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक कि कंडीशन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर में लूप स्टेटमेंट के अंदर में ये होता है कि बार बार लूपिंग चलती है, बार बार हम एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि हमारा कंडीशन जो है प्राप्त नहीं हो जाता, ठीक है। इसलिए यूज करते हैं जो है लूप जो है बेसिकली 3 टाइप्स आपको पढ़ने को मिलता है। लूप हम लोग को 3 टाइप को पढ़ने हैं। पहला जो लूप होता है उसमें भी हमने पढ़े, इसमें देखिए लूप में 3 पढ़ने हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप है क्या। तो व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोलर लूप होता है जिसके अंतर्गत में हम तब लगातार एग्जीक्यूट होते हैं या एग्जीक्यूट होता रहता है तब तक की कंडीशन सत्य नहीं हो जाता। सबसे पहले कंडीशन की जांच की जाती है, उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि लूप व्हाइल लूप जो होता है, व्हाइल लूप के अंतर्गत में हमारा जो है कंडीशन को चेक किया जाता है। जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक हमारा जो लूप है वो चलता रहता है। अगर कंडीशन सत्य हो गई तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन सत्य नहीं होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। अब ये कैसे होता है, जैसे कि कोई मशीन होता है तो मशीन तब तक चलता रहता है जब तक उसमें क्या बोलते हैं डीजल रहता है या फिर मिट्टी का तेल रहता है। कोई मशीन है, ठीक है, मशीन, अब ये मशीन तब तक चलता रहेगा जब तक उसके अंदर क्या है, तेल है। तो तेल जो है वो क्या है, एक लूप की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो बार बार उस तेल को बूंद बूंद करके देता रहता है, यानी बार बार उसकी जो प्रक्रिया है वो चलता रहता है। कंडीशन जब तक सत्य है तब तक वो एग्जीक्यूट होगा, यानी जब तक मशीन चलेगा। और अगर जैसे ही क्या हो गया, तेल खत्म तो मशीन खत्म, मतलब मशीन बंद, और यहाँ पे एग्जीक्यूट जो होना है वो एंड हो जाएगा, यानी मशीन बंद तो काम बंद, सब खत्म। तो उसी तरह से जो व्हाइल लूप होता है, व्हाइल लूप में क्या होता है कि इसमें कंडीशन जो है अगर सत्य होती है, ठीक है, तभी हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये तब तक चेक करता रहता है व्हाइल लूप के अंतर्गत में जब तक उसका मतलब ट्रू आ ना जाए। जैसे कि जो मशीन है वो फिर से तभी चलेगा जब उसको फिर से हम लोग डीजल या मिट्टी का तेल या फिर जो भी पेट्रोल डालेंगे, क्योंकि जब तक डालेंगे नहीं तब तक वो तो काम करेगा नहीं। तो ये होता है। अगला देखिए सिंटेक्स दिया गया है यहाँ पे,
अगला सिंटेक्स यहाँ पे आपका दिया गया है वो वाइल लूप का, जो कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा वाइल का कंडीशन लगाया गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे और तब तक स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, सॉरी यहाँ पे तब तक क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट किया जाएगा जब तक कि वो ट्रू ना हो जाए, मतलब ट्रू हो जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और फिगर आप कुछ इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन में ट्रू एंड फॉल्स देंगे। हमारा ट्रू तब जब तक ट्रू ना हो तब तक क्या होगा, वो कंडीशन चलता ही रहेगा। ट्रू हो गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारा दूसरा है डू वाइल लूप। तो इसमें पहले क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक लूप एक एग्जीक्यूट, मतलब ये एग्जिट कंट्रोलर लूप होता है। यह लूप वाइल लूप की तरह होती है, मतलब वाइल लूप की तरह होती है, परंतु ये पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन की जांच करता है। उसमें क्या हो रहा था कि पहले कंडीशन को ही जांच कर रहा था, उसके बाद ये क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। मैंने पहले उसको ट्रू चाहिए, इसके बाद फिर वो कंडीशन को, मतलब कंडीशन पहले चेक कर लेता था। इसमें क्या होता है कि पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, इसके बाद इसकी कंडीशन को चेक की जाती है। तो ये होता है डू वाइल लूप। एक बात यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो हमारा यह लूप होता है यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। डू वाइल लूप जो होता है उसमें एक न एक बार एग्जीक्यूट जो है होना ही चाहिए, तब जाके ये क्या होता है, काम करेगा। तो ये देखिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, जो कि सबसे पहले डू वाइल दिया गया है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे अपना, इसके बाद फिर हमारा ये कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे हमारा डू वाइल लूप कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा स्टार्ट होता है वाइल लूप, ठीक है। तो पहले एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद फिर वाइल लूप, एक ना एक बार ये एग्जीक्यूट जरूर होगा। इस तरह से आप फिगर बना लेंगे। लास्ट हमारा है जो फॉर लूप, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के अंदर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको पूछा जाता है कि वाइल फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। ये फॉर लूप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह एक एंट्री कंट्रोलर लूप होता है। इसमें स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन सत्य नहीं हो जाती। माने इसमें भी क्या होता है कि तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि कंडीशन सत्य नहीं हो जाती। लूप 3 घटकों में चलती है, ठीक है। सबसे पहले कि हमारा इंटिलाइजेशंस की जाती है स्टेटमेंट को, दूसरे में कि यहाँ पे बुलियंस स्टेटमेंट तथा यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप से इसके स्टेटमेंट घटक होते हैं, 3 लूप इसके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है, फॉर लूप दिए गए होते हैं, जो कि 3 टाइप के यहाँ पे कंडीशन लगाए गए हैं। टाइप कंडीशन, फिर टेस्ट कंडीशन हो गया, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन हो गया, जिसके अंदर में फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसके बाद ये आगे काम करता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए होते हैं। जब इसके आप प्रोग्राम आगे जाके पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे आगे जो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट, आपको हो सकता है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट पूछा जाए, ठीक है। तो ब्रेक के बारे में हमने बताया आप सभी लोग को कि जब कोई लूप वगैरह चलता है, ठीक है, तो उसमें ब्रेक तब लगाते हैं जब हम लोग को कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसको आउटपुट लेने होते हैं, तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया गया होता है। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है तब यूज किए गए होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंतर्गत में, जब हमको कोई टाइम टू टाइम क्या करने होते हैं, प्रिंट कराने होते हैं। जैसे हमने बताया ना कि संडे से लेकर, ठीक है, संडे से लेकर अगर सैटरडे तक अगर कोई भी आपको प्रिंट कराने हैं और उसमें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का कोई टाइम लग रहा है, तो उसमें हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया गया होता है। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें, इसमें लगातार जो है आपका प्रिंट हो जाएगा संडे से लेकर सैटरडे तक, तो इसलिए ये यूज़ किए गए होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से बस यही क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा है फंक्शन, लेसन नंबर, ये हमारा लेसन नंबर 4 है। फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। फंक्शन जो है एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन की वजह से हम सेम टास्क के लिए कोड को अपने प्रोग्राम में रिपीट नहीं करना पड़ता, यानी फंक्शन को हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में कोड को रिज्यूम कर पाते हैं। यहाँ पे आप लोग नीचे समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ये आपका लेसन नंबर 4 था, हम लेसन नंबर यहाँ पे 3 गलती से लिख दिए हैं। ये आपका जो है, ये आपका लेसन नंबर 4 है।
ठीक है, फंक्शन क्या होता है सी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि लेसन नंबर 4 में जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन एक स्पेस मतलब एक स्पेस बोल सकते हैं, एक पीस ऑफ कोड। वैसे तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड होता है या पीस ऑफ कोड बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारा फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोग्राम को एक प्रकार का क्या होता है, सब प्रोग्राम की भांति कार्य करता है। जो कि किसी प्रोग्राम को बनाते समय हमें कभी कभी, ठीक है, किसी प्रोग्राम को बनाते समय में कभी कभी हमें उसकी आवश्यकता होती है और हम कुछ कोड्स के एग्जीक्यूशंस के समय रिजल्ट को प्रोग्राम के बारे में प्रयोग करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में कोड्स को बार बार नहीं लिखना होता है, और बल्कि जो फंक्शन होता है उसके मेन फंक्शन के बाहर हम परिभाषित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इस फंक्शन का यूज करते हैं। अब सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये फंक्शन जो है वो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, फंक्शन का नाम दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आर्गुमेंट 1 दिया गया है, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3 दिए गए हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे गए हैं। इस तरह से यहाँ पे फंक्शन के प्रोग्राम दिए गए हैं। तो जो हमारा फंक्शन काम करता है, हमने बोला कि ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, फंक्शन जो ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कोड को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जैसे कि इसमें अगर कोई फंक्शन को पहले से डिफाइन करके रखेंगे, ठीक है, फंक्शन के जो मेन फंक्शन होते हैं उसके बाहर या फिर अंदर अगर पहले से डिफाइन करके रहते हैं, तो इसमें बार बार जो है हम लोग को लिखने नहीं पड़ते उस चीज़ को, उस फंक्शन को। इसलिए इस फंक्शन का यूज किया गया होता है। यहाँ पे आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए 2 टाइप के फंक्शन पढ़ने होते हैं। एक तो आपको बुल्ट इन फंक्शन होते हैं, बुल्ट इन फंक्शन पढ़ने होते हैं, और दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जो हमारा बुल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये तो पहले से डिफाइन किए गए होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसमें जो कि जो प्रोग्राम कोई यूजर कर रहा होता है तब इसको डिफाइन किया गया होता है। तो यहाँ पे पहले याद रख लीजिएगा कि हमारा जो फंक्शन होता है वो 2 टाइप से होता है। ठीक है, बुल्ट इन फंक्शन जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए होते हैं। जब प्रोग्राम करता है तब वो डिफाइन करता है, और अगर हम लोग बात करें बुल्ट इन फंक्शन का, तो ये पहले से डिफाइन होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया है बुल्ट इन फंक्शन। तो बुल्ट इन फंक्शन में दिया गया है कि ये ऐसे होते हैं जो कि मतलब फोटो टाइप्स को परिभाषित करते हैं। इसमें हेडर फाइल सुरक्षित रखे जाते हैं। इस फंक्शन प्रोग्राम बस इसका नाम लेकर इसे कॉल किया जाता है, प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है। जैसे कि स्कैन अप, ये पहले से डिफाइंड है, प्रिंट अप, ठीक है, स्कैट फंक्शन। तो ये सारे जितने भी फंक्शन है, ये सारे फंक्शन का मतलब पहले से डिफाइन किए गए होते हैं। ठीक है, तो जो पहले से डिफाइन किए गए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बुल्ट इन। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रोग्रामर, ठीक है, यदि कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं जो कि कोई यूजर द्वारा प्रोग्राम जब लिखते समय बनाए जाते हैं, यानी जब डिफाइन किए जाते हैं, तो यूजर को जिस प्रकार की ज़रूरत होती है वो अपनी आवश्यकता से फंक्शन को क्रिएट कर सकता है। तो यूजर डिफाइन के अंतर्गत में कोई भी यूजर जब प्रोग्राम कर होता है तो उस समय ये अपने मतलब उस समय कोई फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो अपने अनुसार कर सकता है। तो उसके लिए ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज किया जाता है। तो फंक्शन पूछेगा कि फंक्शन क्या क्या होता है और इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़। अगला है हमारा वेरिएबल के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। फंक्शन क्या होता है और पूछेगा, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड होता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि 2 टाइप से फंक्शन की जाती है। ठीक है, एक तो आपका प्री डिफाइन होता है जो कि पहले से, जिसको हम लोग बुल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। दूसरा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइन, जो कि प्रोग्राम करते समय यूजर जो है डिफाइन करता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है सी वेरिएबल, मतलब सी में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल जो है वो एक प्रकार के कर सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं
आप इसके लिए पहले आपको उसको मेमोरी लोकेशन के लिए नाम देना होता है, जिसको वेरिएबल मेमोरी किसी लोकेशन का नाम किस प्रकार देता है उसको यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए यदि किसी आपके कंप्यूटर का मेमोरी स्पेस होता है, उसमें कुछ डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो जैसे यदि किसी व्यक्ति की उम्र या फिर उसके किसी भी प्रकार को हम लोग को जानने होते हैं, स्टोर कराने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। वेरिएबल जो है कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करवाने से पहले आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करता है कि यहाँ पे हमको किस टाइप के डेटा को स्टोर करने हैं। ये आप डेटा टाइप के द्वारा डिफाइन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेमोरी स्पेस मिलती है। यानी यदि आप इंट के डिफाइन करते हैं तो आपको 2 बाइट का मेमोरी मिलता है और इसको कंपाइल एलोकेट करता है। इसका कहने का मतलब है कि आप जिस टाइप के डेटा को डिफाइन करना चाहते हैं उस टाइप के डेटा को आपको जो वेरिएबल्स होता है उस हिसाब से स्पेस देने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल आपको नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक आप चीज़ वेरिएबल फिर से एक बार समझा देते हैं। वेरिएबल क्या काम करेगा, जैसे कि हम लोग को कोई भी एक डेटा टाइप लेना है, मान लेते हैं कि हमको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेना है। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का डेटा। अब इसमें देखिए इंटीजर टाइप में क्या होता है 1 2 3 4 इस तरह के डेटा टाइप होते हैं। तो ये कितना स्पेस लेगा, क्या करेगा, कितना स्पेस लेगा, उसके लिए हम लोग इस वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। अब जैसे हमने फ्लोट टाइप का लिया, ठीक है, तो फ्लोट टाइप का लिया तो फ्लोट में कैसा आएगा 1.2 3.5, ठीक है, जो कि पॉइंट में आता है वो फ्लोट होता है। अगर हम लोग को करेक्टर में लेना है CHAR करेक्टर में लेना है तो इसमें हम लोग कोई A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे। तो इसमें कितना स्पेस चाहिए, या फिर जैसे हमारा स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में हम लोग जैसे लिखते हैं हेलो वर्ड, मैंने बहुत सारे करेक्टर का यूज किया गया होता है। तो ये कितना स्पेस लेगा 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट, जितना स्पेस लेता है उसके लिए ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो वेरिएबल है उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा टाइप को डिफाइन करने होते हैं। इसके बाद आप एक यूनिक नाम को डिफाइन करते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको नीचे दिया गया। यहाँ कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले हम लोग को डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होता है। क्यों? अगर डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं तो हमारा जो वेरिएबल नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखने से पता चल जाएगा कि हमारा जो है कितना साइज ले रहा है। जैसे कि यहाँ डेटा टाइप में हमने क्या क्या बताया, डेटा टाइप में हमने क्या क्या ले सकते हैं। डेटा टाइप में हम ले सकते हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं फ्लोट वैल्यू और करेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर डेटा, ठीक है, टाइप, ये सब डेटा टाइप है। इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग, आपने नाम सुना होगा, ये सब डेटा टाइप है। तो हमने कोई भी चीज़ को डिक्लेयर किया, जैसे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को क्लियर किया, तब हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 टाइप के आपको वेरिएबल पढ़ने को मिलते हैं। वेरिएबल के अंदर में 2 टाइप से वेरिएबल पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है, वेरिएबल के अंदर में 2 टाइप से वेरिएबल पढ़ने को मिलते हैं। पहला जो आपको पढ़ने को मिलेंगे वो पढ़ने को मिलेंगे लोकल वेरिएबल और दूसरा आपका ग्लोबल वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा कि टाइप ऑफ वेरिएबल, या फिर पूछेगा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, इसका प्रोग्राम लिखिए, और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसका प्रोग्राम लिखिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल जो है यहाँ पे 2 टाइप से होते हैं, लोकल वेरिएबल होता है और दूसरा हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है सी के अंदर में, ठीक है। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन अभी जो सी में आपको पढ़ना है वो 2 टाइप से पढ़ने होते हैं। लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि प्रोग्राम के किसी छोटे ब्लॉक में डिफाइन किए जाते हैं, जिसके फंक्शन या जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक जो होते हैं उनके क्या बोलते हैं अंदर में, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह के वेरिएबल्स का प्रयोग सिर्फ इस ब्लॉक तथा लिमिटेड रहता है। जैसे कि यदि आपको किसी फंक्शन या कोई वेरिएबल्स को क्रिएट करना है तो आप वेरिएबल के उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब आप कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, आप कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जो है फंक्शन के अंदर जो है डिक्लेयर करने के लिए लोकल वेरिएबल का यूज किए गए होते हैं। अगर ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए गए होते हैं। अब जैसे प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इस प्रोग्राम को ध्यान से सभी लोग देखेंगे और यहाँ पे सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, ये हमारा एक प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। ये हमारे क्या किए गए हैं, प्रोग्राम किए गए हैं। अगर सिंपल भाषा में बोले लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो लोकल वेरिएबल वह होता है जो कि फंक्शन, यहाँ पे देखिए फंक्शन दिया गया है ना, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया होता है वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यानी डेटा टाइप को अंदर डिक्लेयर किया गया होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन के देखिए ये अंदर यूज किया गया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन के बाहर और अंदर दोनों जहाँ यूज किया जाता है। ये देखिए ग्लोबल वेरिएबल दिया गया है, ठीक। ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो ये फंक्शन के बाहर और अंदर दोनों जहाँ कुछ किया जाता है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिया गया है, लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस केवल बाहर आपको दिया गया तो आप लोग बाहर ही देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ग्लोबल जो होता है, ग्लोबल का मतलब समझिएगा कि पूरा यानी बाहर से रिलेटेड, और लोकल का मतलब समझिए अंदर से रिलेटेड। जैसे कि कोई अपने जिले का रहता है स्टूडेंट, तो कहते हैं हम लोकल हैं, माने कि आप यहीं के हो, और कोई कहता है कि हम ग्लोबल हैं यानी बाहर से हैं। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल आए तो आप बताइएगा कि आप इसको बाहर डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकल, तो आप लोग फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे किसको, वेरिएबल्स को। तो सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। कंस्टेंट इन सी, तो देखिए कंस्टेंट जो होता है, कंस्टेंट एक वह वेरिएबल होती है पे कंस्टेंट पूछा जाता है। ये कंस्टेंट क्या होता है, सी के अंदर में, ठीक है, कंस्टेंट इन सी। तो देखिए कंस्टेंट जो होता है, कंस्टेंट एक वह वेरिएबल होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। माने कंस्टेंट के अंदर में क्या होता है, कंस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, वो वही रहे। जब भी आप कोई कंस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के द्वारा उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। तो कंस्टेंट में क्या होती है, जो वैल्यू आपने दे दिया वो फिक्स पहले से रहती है, इसके अंदर चेंज नहीं किया जाता है। तो ये कंस्टेंट होते हैं, हम लोग इसको दो टाइप से डिक्लेयर करते हैं। एक तो हमारा यूजिंग डिफाइंड, यूजिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के माध्यम से दो टाइप से इसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये आपका लेसन नंबर 4 तक जो है कंप्लीट हो चुका, लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिए। इसकी पीडीएफ आपको अभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी क्लास जो है कल लेंगे, हो सकता है मॉर्निंग में ले लें, ठीक है। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास के लिए बोल रहे थे तो उनका 9 बजे से शाम को क्लास चलेगी। बस इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ठीक है। आगे भी आपकी क्लास यहीं पे होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक का बटन दबाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी में बहुत मेहनत किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद। ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ नौकरी करूँ? हाँ, मैं भी बड़ा होके उधर ही नौकरी